बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कल फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुबह 10 बजे आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, इस पर तफसीली बात करेंगे। फिर इमरान नियाज़ी और परवेज़ इलाही में पहला फड्डा पड़ गया, गेम बिगड़ गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर, पाक फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर क्रैश या लापता होने के इत्तलात हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज अली समेत 2 ब्रिगेडियर्स, 2 मेजर्स और 1 नाइक सवार थे। सबसे पहले तो उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करेंगे और अगर वो शहीद हुए हैं तो उन्हें पूरी कौम का सलाम। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। तो अगर इसी तरह ही है कि वो अभी तक लापता हैं तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदा सलामत रखे। और अगर वो शहीद हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि उन्होंने जाम शहादत नोश की है, तो पूरी कौम का, जिस तरह से आपने कहा है, पूरी कौम का सलाम है वतन के अजीम बेटों को। आ जाते हैं अपने आज के सबसे बड़े सवाल पर। कल फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला 10 बजे सुनाया जा रहा है, क्या होगा? ये बड़ा $1 मिलियन सवाल है कि क्या होगा। पहले आपका तबसरा लेने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप साबिर शाकिर साहब का सुनवाती हूँ। इसमें वो खुद ही तफसील बता रहे हैं कि क्या होगा। अच्छा, कानून मैंने भी पढ़ा, ये बड़ा फिट केस है और इंतहाई संजीदा है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। और घर का बेटी कहते हैं लंका ढाता है, तो अकबर बाबर साहब के पास सारा कुछ था, उन्होंने पेश कर दिया। अब ये दानिश्ता हुआ ना दानिश्ता हुआ ये तो कह सकते हैं। और वलीद साहब ने भी जो गुफ्तगू, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वो कोर्ट में लेके जाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे बताएंगे कि फॉरेन फंडिंग ममनुआ कौन सी है, गैर ममनुआ कौन सी है। जबकि ये कानून बड़ा वाज़ेह है, इतना क्लियर है कि इसमें वो अगर मगर नहीं है। 3 और 2 जो कत्ल केस है ना, उसमें तो फिर अदालत के पास इख्तियार होता है कि वो सजाए मौत दे दे, उम्र कैद दे दे, 14 साल कर दे। ये जो कानून है बड़ा वाज़ेह है। अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए तो फिर वो जमात नहीं रहती, वो कलदम जमात होती है। उसके सारे अहदेदार उस वक्त जो भी हों, उसके तमाम अरकान पार्लियामान 1 टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये वलीद इकबाल साहब को भी पता। मेरा ख्याल मौक़िफ़ लेने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि कुछ रोज़ कबल साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी कुछ टीवी प्रोग्राम्स में बड़ी सख्त बातें की। हाँ जी, इसी फैसले से मुताबिक बिल्कुल कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल। ग़ालिबन ग़रीदा फ़ारूकी साहबा के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि जी इसमें बहुत कुछ हो सकता है, इसमें इमरान नियाज़ी साहब नाअहल भी हो सकते हैं, इसमें पूरी पार्टी ख़त्म। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा, कंवर दिलशाद साहब ज़ाहिर एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, कोई वो गैर ज़िम्मेदार थोड़ी हैं। वो सेक्रेटरी हैं, एक्स सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, तो ज़ाहिर है जो इतनी बड़ी पोस्ट पे जो बंदा रिटायर होता है उसके पूरे राब्ते होते हैं और सारा कुछ। तो वो लग यूँ रहा था कि जैसे मालूमात की बुनियाद पर वो कहते हैं इतना सख्त फ़ैसला आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का 12 रुकनी या 17 रुकनी बेंच भी बैठ जाए पूरा, तो वो उसके एक कामे को भी तब्दील नहीं कर सकेगा। यानी बहुत तफसीली फ़ैसला सुनाया कि आ रहा है। अब आपने मुझसे पूछा कि जी क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इससे पहले शाकिर साहब ने भी जी हाँ बिल्कुल। वो असल में मैं बताऊँ ना कि सबको पता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे बहुत बड़ा प्रेशर था। किन की तरफ से था? वो उनकी तरफ से था जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते। ठीक हो गया ना, बहुत सारी शख्सियात की तरफ से। और कहते हैं कि एक शख्सियत तो उनके पीछे ही पड़ी हुई थी और वो उनको कह रहे हैं कि जी आप फैसला ना सुनाएं, इसको डिले करें, बड़ा फसाद पड़ जाएगा, बहुत जे हो जाएगा, आप ख़ुद इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ, अक्टूबर में ऐलान कर दें। उन्होंने कहा जी मैं ऐलान कैसे करूँ, जिनका काम है वो ऐलान करें, और अगर आपको मुझसे बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रेफरेंस भेज दें। तो रेफरेंस पे इसी वजह से इमरान खान साहब ने भेज भी दिया है, फिर उन्हीं के कहने पे भेजा होगा ना, ठीक है ना। तो लेकिन अब जो है, अब ये इतना आम फहम मामला तो है नहीं कि इतना कोई 7-8 साल से वो चल रहा था केस। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जब से ये ख़बर आई है नकवी साहब क्या होगा, ठीक है ना जी, हम आपको दूसरे लोगों को फ़लाँ को ये मुझे अब एक बंदे की तरफ से मैसेज आ रहा है कि जी आप बताएं कि क्या सूरत हाल है और क्या होने वाला है। भाई बात ये है
कि इमरान नियाज़ी के हक़ में भी आ सकता है फैसला। भाई पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, यहाँ तो कोई वो तो कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बात है कि जो हर बंदा जानता है कि जी फॉरेन फंडिंग तकरीबन साबित ही हो चुकी है, और फॉरेन फंडिंग जब साबित हो जाए तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें पार्टी उड़ जाती है, उसमें तमाम के तमाम लोग चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जिन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं ना, मेरा ख्याल ये है कि ये अगर कल फैसला पीटीआई के अगेंस्ट आता तो ये अच्छाई में रह जाएंगे, ये बड़े अच्छे रह जाएंगे। ये इनको ये यूँ समझ लें कि ये किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हुई कि वो तो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे के चले गए ना, अब वो तो इस्तीफ़ा दे के चले गए। और इस हाँ, अलबत्ता ये है कि वो मुझे नहीं मालूम कि भाई अभी तक वो उनके मेंबर होंगे तो उन पर कोई असरअंदाज होगा या नहीं होगा, तो पूरी पार्टी अगर उड़ जाती है तो। लेकिन एक साथ और भी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद एफिडेविट्स बहुत सारे जमा करवाए हुए हैं, या वो लेटर या वो जो भी उसमें हल्फनामा है, जो कुछ भी है, एग्रीमेंट है, जो भी है एफिडेविट, ये है कि जी मैं अपने पूरे होश व हवास में, यानी कि इकरारनामा है, एक हल्फनामा है, एफिडेविट है, ये अपना मैं लिख के देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि हमने किसी किस्म की कोई ममनुआ फंडिंग, कोई फॉरेन फंडिंग किसी किस्म की कुछ नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, मेरा ख्याल है इसने सत्यानाश करके रख दिया है। अभी आज मैं देख रहा था, हमारे दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी साहब, उनकी स्टोरी थी, और वो कहते हैं जी इनको अपनी इसी हुकूमत में भी अमेरिका से कोई 28 करोड़ से के पता नहीं इतना ज़्यादा फ़ंड मिले हैं, और वो इनके आखिरी दफ़ा जो फ़ंड जो मिले हैं वो इनके हुकूमत ख़त्म होने के 2 हफ्ते पहले मिले हैं। तो खान साहब हर साल अपने दस्तखतों के साथ जमा कराते रहे वो सर्टिफिकेट कि जी मेरी इतलात के मुताबिक हमने किसी किस्म की कोई फंडिंग, वो सर्टिफिकेट उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। वो उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे नाअहल भी हो सकते हैं, उन पे आर्टिकल 62 भी लग सकता है, आर्टिकल 63 भी लग सकता है, उन पर बहुत, यानी कि इस तरीके से पूरी पार्टी भी ख़त्म हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ममनुआ फंडिंग जनाब जो है ना वो ज़ब्त हो जाए और फिर कोई इतना बड़ा मामला ना हो। तो ये बस अभी कल की बात है, बल्कि लिटरली तो आज की बात है। ये तो वो 2 तारीख हो चुकी है कि 10 बजे वो फैसला आ जाएगा सुबह, और फिर हम सारे सुन लेंगे कि उसमें फैसला क्या आता है। तो फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन अगर ये मामला इतना सादा और आसान होता तो 8 साल तो ना लगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, 20 से ज़ायद मरतबा इल्तमा लिया पीटीआई ने। हाँ बिल्कुल ऐसे, 8 से 10 वकील बदले, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऐसे ही आसान होता, या आपने बिल्कुल बजा कहा कि अगर ऐसे ही आसान होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इतना इधर उधर, फिर कभी इधर भाग रहे हैं जनाब स्टे लेने के लिए, कभी कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन का तो अख्तियार ही नहीं है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भाग रहे हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, और कहीं भी। और वो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो फिर जो है ना, अब इतना अगर आसान होता तो फिर तो सवाल। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी बात लोग कह रहे हैं जनाब कि अगर ये फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाता है तो उनको कौन सी फ़िक्र है, हम ख्याल बेंच बैठेगा मुबैना तौर पर जस्टिस अताब बंदियाल साहब की सरबराही में, और वो उड़ा देंगे। ये पता होते हुए भी अगर के उड़ा भी देंगे तब भी इसके इम्पैक्ट्स होंगे, तब भी इसका असर होगा, तब भी इसका इम्पैक्ट होगा, तब भी बहुत बड़ा, इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर फैसला इतना दलाइल, इतने फैक्ट्स एंड फिगर, इतना वाज़े हकीकतों की बुनियाद पे आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हम ख्याल बेंच हर दफ़ा ऐसा नहीं हो, तो फिर उन पे भी बड़ा प्रेशर होता है, फिर उन पे भी बड़ा प्रेशर होगा कि यार ये अब क्या करें, अब सब पता है, वकील भी हैं, सारे साथ हैं, सब कुछ है। तो ये इतना आसान नहीं होगा मेरा ख्याल है। इतना तो ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल जनाब क्लीन चिट ही दे दिया जाए पीटीआई। पाकिस्तान में तो खैर मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो जानते हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लोग इनके अपने वकला हैं, मतलब नियाज़ी साहब की तो अभी से वो नींद आज तो रात उनको नहीं आएगी, खैर ठीक है ना। तो वो फिर जो है ना, ये एक है मुश्किल वक्त है पीटीआई के लिए। अच्छा, खान साहब ये भी तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग का फैसला भी हमारे साथ ही सुनाया जाए। ये मुतालबा तो उनका बहुत जायज़ मुतालबा है। ये कैसे जायज़ मुतालबा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो अभी स्टार्ट हुआ, चंद माह पहले, यूँ समझ लें ये साल पहले, ठीक है जी। लेकिन ये खान साहब का जो केस है ये 8 साल से ये चल रहा है, 2014 से ये केस।
अकबर एस बाबर को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। वो बेचारे इतने, यानी कि यूँ समझ लें कि आप यकीन कीजिए, हमने उनका इंटरव्यू किया तो कहते नकवी साहब वो भी ज़माना था कि जब खान साहब का तोती बोल रहा था बाकी इधर उधर तो कोई दिखता भी नहीं था। उस ज़माने में भी मैंने सर्वाइव किया और मैं डट के खड़ा रहा हूँ। आप ये देखें कि ये अभी कल की बात है, कल की बात कहूँ ना 2017 में 16-17 में ये जब पैनमा आया तो उसमें कोई 500-600 लोगों के नाम थे। नवाज़ शरीफ का नाम नहीं था, नवाज़ शरीफ के बच्चों का नाम था उसमें, ठीक है जी, नवाज़ शरीफ का नाम ही नहीं था। लेकिन कहा गया कि नहीं, एहतसाब ऊपर से शुरू हुआ। भाई साहब ने कहा कि सबका साथ करो, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सबसे ऊपर से शुरू होना चाहिए। नवाज़ शरीफ को सिंगल आउट करके उनको नाअहल करार दे दिया गया, और पैनमा पे भी नहीं, एकामा पे, और बाकी जितने 500 लोग थे, 400 थे, 600 थे, वो धनधनाते फिर रहे हैं। किसी एक का भी कोई बाल भीका नहीं कर सका, किसी को कोई पूछने वाला नहीं था। तो वो उस वक्त ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ का, पहले यहाँ से तो करो ना, फिर और भी करें। तो पहले इसका तो करें ना जिसका 8 साल से ये सारा सूरत हाल लटकी हुई है, फिर बाद में भी हाँ जिसका फैसला भी महफूज हुआ है और 8 साल लगे हैं, तो फिर उनको भी इसी तरीके से 8 साल बाद सुनाना ना। फिर क्या पता कि अगर इनका फैसला इनके खिलाफ आता है, कल को कोई कानून साजी भी हो जाए। ये भी होता है ना, लोग तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत सुना है बहुत दबाव था पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी थी। वैसे आपने इसका कोई असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है आपने जानबूझ के कह दिया है, आपने बाल मेरी तरफ फेंकने की ना कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा दबाव था पीटीआई की तरफ से। ये पीटीआई की तरफ से नहीं था, ये लोग कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से तो था, लेकिन पीटीआई के सहूलतकारों की तरफ से भी था, जो मुबैना उनके सहूलतकार हैं। और वो आज तक भी वो प्रेशर है। ये राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि कहते हैं कि वो प्रेशर नहीं लेते, और उन्होंने प्रेशर अब तक लिया ही नहीं है। और इस तरीके के अगर वो मेरिट पे फैसला आता है तो फिर मैं समझता हूँ पूरी कौम को सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर सिकंदर सुल्तान राजा के पीछे खड़े हो जाना चाहिए, पूरी सियासी पार्टियों को भी और हर किसी को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को। तो ये बात ये है कि ये एहतजाज हो या कुछ हो, वो किसी हुकूमत से मरऊब नहीं होते और नहीं डरते और प्रेशर तले नहीं आते। उन्होंने कई दफ़ा अपनी प्रेस रिलीज़ भी उनकी तरफ से आई हैं, उनके तर्जुमानों की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन के। तो ये प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बस अल्लाह खैर करे, ठीक है। फिर हमने देखा कि पीडीएम की तरफ से भी बहुत कहा जा रहा था कि इसका फैसला सुनाया जाए। ये मौलाना फजल रहमान साहब की पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं, मरीम नवाज साहब की उन्होंने धरने का भी धमकी दी थी। भाई एक हद होती है ना, जब फैसला महफूज हो गया तो क्यों ना सुनाया जाए। जब 8 साल से ये चल रहा है तो वो कौन से खुफिया हाथ हैं जो इसको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? ये अगर इतना ही साफ शफाफ थे तो ये पहले दूसरे साल ही सुना दिया जाता कि नियाज़ी साहब बड़े साफ शफाफ हैं जनाब। वो तो बिल्कुल ही जो है ना कोई इस तरीके से उन्होंने तो कोई 1% की करप्शन नहीं की। अब ये फलूदे वाला और पता नहीं मकसूद चपड़ासी और क्या क्या बोलते रहते हैं। इनके अपने लोगों के जिनके अकाउंट्स में पैसे आते रहे हैं और उनके अकाउंट से जो है ना करोड़ों निकलवाते रहे हैं, उनसे खाली चेक साइन करवा के और करोड़ों निकलवाते रहे हैं। उनमें से किसी से मैंने भी बात की थी, मैंने उनसे पूछा कि जी आए हैं आपके अकाउंट में, आप या हाँ करें या ना करें। तो वो इस तरीके से वो कह रहे थे कि जी अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा जी नहीं, आपका मुझे पता है, आप हाँ या ना करें या तरदीद करें, या आप तरदीद करते हैं, जी अल्लाह खैर करेगा, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। और उन्हीं के अकाउंट्स में आते रहे हैं। वो बेचारे, कोई क्लर्क था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था, कोई ये था, कोई 3-4 लोग जो हैं, समझ आ गए, हर किसी को पता है, उनके अकाउंट्स में करोड़ों आते रहे हैं, अरबों आते रहे हैं। तो वो किधर से आते रहे हैं? और फिर जाके उनसे वो खाली चेक साइन करवाए जाते थे और फिर वो निकलवाए जाते थे। तो ये सारे, ये इतना आसान है। तो इस क्रेडिट हम मरीम नवाज साहिबा को भी ज़रूर देंगे कि मरीम नवाज साहिबा को क्रेडिट इस वजह से कि जी इस हवाले से कि जी वो इस वजह से कि ये ऐसे होना चाहिए कि जी कोई अगर फैसला है, देखें अगर तो एक चीज़ मेरिट पे वक्त पे होती है, चाहे वो जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, चाहे कोई है, लेकिन ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि जब तक एक प्रेशर डेवलप ना किया जाए, जब तक आप काजी फैज़ी साहब के फ़ैसले को देख लें, जब तक वकला नहीं चीखे, ठीक है ना, जब तक वकला एक पेज पे नहीं आए, जब तक वकला ने एक बेंच के मुख्तलिफ मेंबरान पर एतराज़ नहीं किया, तब तक फैसला कोई इंसाफ उनको नहीं मिल रहा था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ जब इसी ट्रेंड
ट्रेंड पे चीज़ें चल ट्रेंड निकलें, चूंकि यही हाँ है कि ट्रेंड यही है, तो प्रेशर फिर वो के ज़ाहिर है बाद फिर वो प्रेशर वो उससे करना पड़ता है। अच्छा, $1 मिलियन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत का क्या बनेगा? पंजाब हुकूमत उड़ जाएगी अगर ये फ़ैसला PTI के ख़िलाफ़ आया तो। पंजाब हुकूमत इसलिए उड़ जाएगी कि जितने के जितने उनके लोग होंगे वो धड़ाम से नाअहल हो जाएंगे, ठीक है। और जब जैसे नाअहल हो जाएंगे, एक टर्म के लिए तो कम से कम नाअहल हो जाएंगे ना, और जितने उनके लोग होंगे फौरी तौर पे उनकी जो पंजाब असम्बली की मेंबरशिप होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है ये एक अलग बात है कि उसके बाद क्या होता है। और साथ पंजाब हुकूमत नहीं, जो यहाँ अपोजिशन में बैठे हैं ना, जो चाहे वो राजा रियाज साहब हों या चाहे वो जो है ना वो क्या नाम है अपने हमारे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, ठीक हो गया ना, वो पेशावर वाले साहब, मुझे सॉरी नाम भूल गया, वो भी जो है ना वो भी वो चाहे वो हो या बाकी हो जो PTI के यहाँ पे 20-22 लोग बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है चाहे वो हो या वो सारे के सारे फिर उड़ जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ इतना सख्त तो मैं भी नहीं देख रहा शायद, लेकिन हो भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको अगर इफ्स एंड बट्स न रखे, अगर किसी किस्म की कोई प्रेशर तले ना आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसी मेरिट से सुना दिया उन्होंने फैसला, जो कि आइन और कानून के मेरिट्स दिख रहे हैं और आइन और कानून के मेरिट्स हैं, तो फिर मैं बहुत ही भयानक पिक्चर देख रहा हूँ PTI और इमरान नियाज़ी साहब के लिए। फिर मैं बहुत भयानक किस्म की पिक्चर, बहुत ही भयानक किस्म की तस्वीर देख रहा हूँ इस फैसले के नतीजे में, ये आप देख लीजिए। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि इमरान नियाज़ी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब में फड्डा हो गया, ये पहली लड़ाई उनकी हो गई, पहली लड़ाई हो गई, और ये पहली लड़ाई और पहला फड्डा कल पड़ गया है। मतलब लड़ाई इस वजह से मैं कह रहा हूँ, इसको फड्डा इस वजह से कह रहा हूँ, आप इसको इख्तलाफ कह लें, आप इसको इख्तलाफ राय कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, लेकिन एक शिगाफ पड़ गया है, और वो शिगाफ है कैबिनेट की उस पर तश्कील पर। काबीना की तश्कील के लिए गए थे ना, अभी तक काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो रही? एक हफ़्ता होने को है ना, लेकिन काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो रही? क्या चीज़ माने आ रही है? वो यही चीज़ माने आ रही है कि खान साहब कहा करते मैं 15 से 20 की काबीना रखूँगा, और फिर जनाब उसके बाद ये पता चला कि अब खान साहब उनको ये कह रहे हैं, और फिर उसके बाद 15 से 20 की काबीना उन्होंने आधी सेंचुरी क्रॉस की फिर अपनी बारी, और उनको वो कह रहे हैं कि नहीं जी 10-15 लोग या 20 लोग काबीना में रखें। वो कहते हैं नहीं हम बड़ी काबीना रखेंगे। ज़ाहिर है वो अपने तो 10 के 10 लोगों को वज़रा बनाएंगे ना, और बाकी जो यहाँ वाले हैं इनको कैसे नहीं बनाएंगे। और उन्होंने तो फिर इधर उधर से बंदे भी तोड़ने हैं या जो कुछ भी हो। ये कल वाला फैसला तो बिल्कुल ही फैसला ही कर देगा कि आगे होना क्या है। लेकिन वैसे ही अगर इसको उस तरीके से वो कर लें तो हाँ, वो मुझे नाम याद आ गया है जो कि नूर आलम खान साहब, जो कि जी नूर आलम खान साहब जो कि यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके बारे में भी तो वो सारा कुछ। तो बहरहाल खान साहब का कल फटा इसमें पड़ा कैबिनेट की तश्कील पर, पंजाब की काबीना की तश्कील पर। उसमें कुछ नामों पर भी मसला बना, उसमें तादाद पे भी मसला बना, और वो बग़ैर कोई मीटिंग जो है ना नतीजा बरामद हुए वो मीटिंग ख़त्म हो गई। और साथ ही जनाब खान साहब ने एक और भी काम कर दिया कि जी आप तो 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन की तैयारी करें। भाई अगर 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन की तैयारी करें, परवेज़ इलाही साहब तो इलेक्शन नहीं चाह रहे 6 से 8 हफ्तों में, तो होता क्या है ये देखना पड़ेगा। आखिर पर हमें ये भी बता दें कि कल वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने का क्या चक्कर था? कल गए इमरान नियाज़ी साहब वज़ीर आला के दफ्तर में, ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं उनको मुबारक देने के लिए कुछ ये वो सारा कुछ, ठीक। वज़ीर आला साहब के दफ्तर में गए, वहाँ पे गए तो जनाब उनको कहा कि जी आप कुर्सी बैठे। उन्होंने कहा अच्छा, ये हामिद मीर साहब ने जो कहानी सुनाई कि जी आप कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे नहीं बैठना चाह रहे थे या जो भी है, तो उनको कहा नहीं जी आप कुर्सी, तो वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ गए। अब बहुत सारे, मैंने भी ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले वो देखी वीडियो तो मैंने कहा जी वज़ीर आला की कुर्सी पर इमरान नियाज़ी साहब किस हैसियत में बैठे हैं। अब यूथी गालियां देना शुरू हो गए, क्योंकि यूथियों का अपर चैम्बर तो फारिग है ना, उनको सिर्फ गालियां देना, इल्ज़ाम लगाना ये आता है ना, बाकी तो यूथी तो फारिग है, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें उन्होंने जनाब माँ बहन की गालियां देते हैं, और वो वैसे ही गलीज़ मखलूक है, यूथिया दुनिया की गलीज़ तरीन मखलूक है। तो अच्छा, उन्होंने फिर जो है ना, मैंने कहा भाई किस हैसियत में, देखें एक आर्मी चीफ अगर मेजर के दफ्तर में भी आता है ना,
वो भी मेजर की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, कुछ डेकोरम होता है ना, कुछ SOPs होते हैं, वो सामने बैठेगा, मेजर अपनी कुर्सी पे बैठेगा। एक अगर 22 ग्रेड का भी ऑफिसर अपने एक ग्रेड 7 के भी महतात के दफ्तर में आता है ना, तो महतात की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, एक डेकोरम होता है। एक चीज़ हमने तो यहाँ तक भी देखा कि कुछ लोग जो ऑफिशिएट कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो कायम मकाम होते हैं, कुछ लोग जो बड़ा अफसर कहीं छुट्टी पे जाता है तो छोटा अफसर उसकी जगह पे वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा होता है, वो भी साथ एक कुर्सी रख के बैठा होता है और उसकी कुर्सी पे वो नहीं बैठता कि यार वो अच्छा नहीं है कि मैं तो हालांकि उस दिन उसे उस कुर्सी पर बैठना अलाउड होता है, वो कायम मकाम होता है उसका, उसकी जगह पे आया होता है काम करने, लेकिन तब भी वो नहीं बैठते कि नहीं यार बस मैं इस साइड पे बैठूंगा, इस पे काम करूंगा। नियाज़ी साहब जनाब उठे हैं और नियाज़ी साहब अब तो वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अगर वो MNA भी हैं, वो किस हैसियत में जाके वज़ीर आला की कुर्सी पे चढ़ बैठे हैं? ये बात ये इस तरीके से है। तो इस पे वो तनकीद हुई कि भाई आप किस हैसियत में आके। अच्छा, आज एक और अनहोनी हुई है, बस इसी पे आप अपनी वीडियो ख़त्म कर लें। अनहोनी वो हुई है कि शहबाज गिल साहब यानी शहबाज गाली साहब, ठीक हो गया ना, वो जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वज़ीर आला हाउस में, और कल थी गालिबन या आज थी, जब भी थी, तो उनसे किसी सहाफ़ी ने वो पूछा कि भाई आपके पास ना कोई सरकारी ओहदा है, ना कोई आप पंजाब की काबीना में हैं, ना आपको वज़ीर आला के मुशीर हैं, तो आप वज़ीर आला के दफ्तर में किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो आगे से बिगड़ गए, जैसे उनके जहाँ पे इनके पास नहीं होती ना लॉजिक, वो आगे से बिगड़ जाते हैं और वो बिगड़ के फिर वो गालियाँ देते हैं और वो फिर उसके बाद जो है ना, मतलब उन्होंने वो उसी तरीके से वो साफ़ी पे चढ़ दौड़े। तो ये एक सितम ज़रीफ़ी है इन बेचारों की, क्योंकि अपर चैम्बर फारिग है, वहाँ शऊर और अकल से तो सोचा नहीं जाता। वो जो कोई भी इनको कोई किसी किस्म की तरफ तवज्जो दिलाए ना, ये उसको गालियाँ देते हैं। ये सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।